तो आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। एक ऐसा इंसान जो बिग बुल कहलाया और फिर उसी मार्केट के सबसे बड़े स्कैम का चेहरा भी बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की। ये लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है ना, कि जितनी तेजी से वो ऊपर गया उतनी ही तेजी से और शायद उससे भी ज्यादा दर्दनाक तरीके से वो नीचे भी आने वाला था। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हर्षद मेहता का सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। एक मामूली लड़के से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बादशाह बनने तक की कहानी। देखिए, कहानी शुरू होती है 1973 में। एक 18 साल का लड़का हर्षद अपने परिवार की किस्मत बदलने का सपना लेकर मुंबई आता है। शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के बाद 600 रुपए महीने की क्लर्क की नौकरी की और भी कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। 1980 में उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में एक जॉबर के तौर पर एंट्री ली और बस यहां से उसकी गाड़ी चल पड़ी। 2 साल के अंदर ही 1982 में उसने अपनी खुद की ब्रोकिंग फर्म ग्रो मोर कंसल्टेंट्स खोल ली। और फिर आया 1986 का वो दौर जब मार्केट के बड़े खिलाड़ियों, जिन्हें बियर कार्टेल कहते थे, उन्होंने उसे चुनौती दी। पर हर्षद उस चुनौती से भी और मजबूत होकर निकला। तो सवाल ये है कि वो इतनी जल्दी सफल कैसे हो रहा था। उसके कुछ अपने तरीके थे। जैसे वो मजदूर यूनियनों से दोस्ती गांठता था ताकि उसे कंपनियों के प्रोडक्शन का डेटा पहले ही मिल जाए। इसे कहते हैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। हाँ, आज के ज़माने में ये गैर कानूनी है, पर तब नियम इतने सख्त नहीं थे। फिर उसका एक और तरीका था पंप एंड डंप। वो ऐसे स्टॉक ढूंढता था जिनमें ज्यादा खरीद बिक्री नहीं होती, फिर उनमें जमकर पैसा लगाता, जिससे उनकी कीमत आसमान छूने लगती, और जैसे ही कीमत बढ़ती वो अपने शेयर बेचकर निकल जाता था। और अपनी इमेज, अपनी साख को लेकर वो बहुत सीरियस था। एक बार जब उसके दिवालिया होने की अफवाह उड़ी तो उसने अपना 1.5 करोड़ का घाटा तय समय से 14 दिन पहले ही चुका दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बॉस, गेम में अभी मैं ही हूं। लेकिन अब हर्षद मेहता का सपना सिर्फ एक कामयाब ब्रोकर बनने का नहीं था। उसकी भूख बढ़ चुकी थी। वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनना चाहता था, मार्केट को चलाना चाहता था, और इसके लिए उसे चाहिए थे सैकड़ों करोड़ों रुपए। इतना पैसा स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे कमाना मुमकिन नहीं था। उसे एक जैकपॉट चाहिए था, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां असल खेल शुरू हुआ। ये समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, पर इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आखिर हर्षद ने वो सैकड़ों करोड़ रुपए जुटाने का तरीका कहां से और कैसे निकाला? तो इसे समझने के लिए पहले मनी मार्केट को समझना होगा। ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी जगह है, या कह लें एक सिस्टम है, जहां बैंक आपस में एक दूसरे को थोड़े समय के लिए, मतलब मान लीजिए 15 दिनों के लिए लोन देते हैं, और इस लोन के बदले में गारंटी के तौर पर सरकारी सिक्योरिटीज रखी जाती हैं। पूरा खेल भरोसे पर चलता था। अब देखिए, एक नॉर्मल डील कैसे होती थी। मान लीजिए बैंक ए को पैसे चाहिए। वो बैंक बी के पास गया और 15 दिन का लोन मांगा। बैंक बी ने पैसे बैंक ए को ट्रांसफर कर दिए। बदले में बैंक ए ने बैंक बी को एक कागज दिया जिसे कहते हैं बैंक रसीद या बीआर। ये रसीद बस एक वादा था, एक तरह की आईओयू, कि हाँ भाई, तुम्हारे पैसे के बदले में हमारे पास सरकारी सिक्योरिटीज रखी हैं जो हम तुम्हें बाद में दे देंगे। और यहीं पर हर्षद मेहता ने अपना दाव खेला। उसने सिस्टम की इसी कड़ी को पकड़ लिया। देखिए वो क्या करता था। एक ब्रोकर होने के नाते वो 2 बैंकों के बीच डील करवाता था, लेकिन वो लोन का पैसा सीधा दूसरे बैंक में जाने के बजाय पहले अपने अकाउंट में मंगवा लेता था। अब उसके पास 10-15 दिनों के लिए करोड़ों रुपए आ गए। वो इस पैसे को फौरन स्टॉक मार्केट में लगा देता, जिससे शेयरों के दाम आसमान पर पहुंच जाते। लेकिन अब सवाल ये कि वो उधार देने वाले बैंक को गारंटी के तौर पर क्या देता। यहां आता है स्कैम का सबसे बड़ा हिस्सा। वो बैंक ऑफ कराड़ जैसे छोटे बैंकों के अधिकारियों को रिश्वत देकर नकली बैंक रसीदें बनवा लेता था। ऐसी रसीदें जिनके पीछे कोई असली सरकारी सिक्योरिटी थी ही नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा। वो ये नकली रसीद लोन देने वाले बैंक को थमा देता और उधर 15 दिन पूरे होने से पहले स्टॉक मार्केट से अपने बड़े हुए शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमाता, बैंक का मूल पैसा लौटा देता, और जो बीच का सारा प्रॉफिट था वो सीधा उसकी जेब में। कमाल की बात ये थी कि कोई भी इन बैंक रसीदों को चेक ही नहीं कर रहा था। पूरा सिस्टम भरोसे पर चल रहा था, और हर्षद ने उसी भरोसे को तोड़ दिया। अब सोचिए, जिसके पास पैसा छापने की ऐसी मशीन लग गई हो, उसे कौन रोक सकता था।
मनी मार्केट से आ रहे इस बेहिसाब पैसे ने हर्षद मेहता को दलाल स्ट्रीट का बेताज बादशाह यानी द बिग बुल बना दिया। इसका असर देखिए, मई 1990 से अप्रैल 1992 के बीच सिर्फ 2 साल में सेंसेक्स 460% तक बढ़ गया। जो इंडेक्स 800 पर था वो लगभग 4,500 के पार चला गया। ये एक ऐसी तेजी थी जो भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी, और इस तेजी के पीछे एक ही नाम था, हर्षद मेहता। अगर एक उदाहरण से समझें तो एसी सीमेंट का स्टॉक ले लीजिए। ये हर्षद के पसंदीदा स्टॉक्स में से एक था। जब उसने इसमें पैसा लगाना शुरू किया तो इसका भाव करीब 300 रुपए था, और कुछ ही समय में ये स्टॉक 10,000 रुपए का हो गया। मतलब अविश्वसनीय। और ये पैसा उसकी लाइफस्टाइल में साफ झलकता था। मुंबई में 15,000 स्क्वायर फीट का आलीशान पेंट हाउस, एक दो नहीं बल्कि 29 लग्जरी गाड़ियों का काफिला, जिसमें भारत की पहली इंपोर्टेड लेक्सस कार भी थी। वो मीडिया का सुपरस्टार बन चुका था। लोग उसे एक सेलिब्रिटी की तरह देखते थे, एक ऐसा हीरो जो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना जानता है। यहां तक कि उसे देश के सबसे ज्यादा इनकम टैक्स चुकाने वाले शख्स के तौर पर भी सेलिब्रेट किया गया। लेकिन कहते हैं ना, हर तेजी के बाद एक मंदी आती है, और हर्षद मेहता की तेजी तो एक तूफान जैसी थी। तो उसका अंत भी वैसा ही होना था। ताश का ये महल अब ढहने वाला था। और ये सब हुआ अप्रैल 1992 में, बहुत तेजी से। हुआ ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को अपनी किताबों में 500 करोड़ रुपए का एक गैप मिला, और जब जांच हुई तो सारे तार जुड़े हर्षद मेहता से। बैंक ने तुरंत हर्षद से अपने पैसे वापस मांगे। अब हर्षद के पास पैसे लौटाने के लिए थे नहीं, क्योंकि वो तो मार्केट में लगे हुए थे। और ठीक इसी वक्त 23 अप्रैल को पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर यह खबर छाप दी। बस फिर क्या था, खबर बाहर आते ही संसद में हंगामा मच गया। आरबीआई, सीबीआई, सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां इस मामले की जांच में जुट गईं। एक झटके में पूरा खेल पलट गया। और जब सारी जांच पड़ताल हुई, जब पूरी धूल साफ हुई, तो जो आंकड़ा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये घोटाला 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। उस जमाने में ये रकम इतनी बड़ी थी कि लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया। जिन लाखों छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने हर्षद को देखकर अपना पैसा लगाया था, उनकी जिंदगी भर की कमाई डूब गई। बैंक ऑफ कराड़ जैसे कई बैंक्स जो इस घोटाले में शामिल थे, वो दिवालिया हो गए। और आखिरकार 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और उसके भाई अश्विन को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2001 में पुलिस कस्टडी में ही हर्षद मेहता की मौत हो गई। लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, और उतनी ही विवादित भी। आज भी लोग इस पर बहस करते हैं। तो आखिर हर्षद मेहता था कौन? एक नजरिए से देखें तो वो एक शातिर घोटालेबाज था, जिसने जानबूझकर सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया, नकली दस्तावेज बनाए, अधिकारियों को रिश्वत दी और सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे बाजार को मैनिपुलेट किया, जिससे लाखों लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। उसके परिवार और उसे मानने वाले लोग कहते हैं कि उसे बलि का बकरा बनाया गया। उनका कहना है कि उस वक्त मार्केट में ये सब तरीके आम थे, हर कोई कर रहा था। हर्षद ने बस उस खेल को बाकी सबसे बेहतर तरीके से खेला। तो सवाल आज भी वही है, क्या हर्षद मेहता एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसने सिस्टम को तोड़ दिया, या फिर वो खुद उस टूटे हुए सिस्टम की ही एक पैदाइश था? एक ऐसा सिस्टम जो बस किसी के आने और उसका फायदा उठाने का इंतजार कर रहा था। इस सवाल का जवाब शायद इतिहास में कहीं दफन है।